मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं, अरे तुम पागल हो क्या, हम पूरे फ्री हैं। देखो, जिसका डाउट सेशन होता है उसको हम पूरा टाइम देते हैं। तुम्हारा ये सेशन है, तुम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे लो, 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, लेकिन पूरा समझ के ही जाना है। और एक ऐसे मत बोलो कि सर लास्ट क्वेश्चन। तुम पूरा फ्रीडम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सीएल में पढ़ते हो, यही तो तुम्हारा प्रिविलेज है, समझे। और यही मेरा प्लस पॉइंट है, यही मेरा स्ट्रेंथ है कि हम बच्चों को पर्सनल लेवल पे पूरा सपोर्ट करते हैं जी। हाय हर्ष, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड। सो आज का दिन कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है सर। लग रहा है तुम लेट उठते हो। हाँ सर, थोड़ा फिर बाद में फिर हो गया था। अच्छा यार, आज का मेरा दिन इतना बोरिंग जा रहा है। मतलब एक्चुअली हमको ना अचानक यहाँ पे आना पड़ा बैंगलोर, मेरे ये शेड्यूल में नहीं था। और इसकी वजह से हम कल का दिन पूरा खराब सा हो गया। खराब मतलब यहाँ पे क्लास लेनी थी। एक कॉलेज से हमको यहाँ पे एरोडायनामिक्स के लिए लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। तो थोड़ा जितनी देर क्लास उतनी देर तो ठीक था। बाकी हम होटल में पैक थे, यहाँ पे बारिश हो रही थी और कहीं बैंगलोर हम घूम भी नहीं पाए। फिर आज सुबह लेट उठे तो हमको याद था कि तुम्हारा डाउट 2 दिन से पेंडिंग में है, तो उसके लिए बहुत रिग्रेट किए फिर हम। तो सबसे पहले आज डाउट कर लेते हैं। जी सर, एक्चुअली आपको कॉल करने के पहले कल मैं एक और वीडियो देख रहा था, तो वहां पर एक छोटा सा बस एक और डाउट है, तो इसके बाद मैं वो भी पूछना चाहूंगा आपसे। कोई बात नहीं, तुम छोटा बड़ा पूरा एकदम टोटल फ्री हैं, तुम आराम से डाउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे फ्री हैं हम। मेरा सेशन यहाँ पे 2 बजे से है। ओके सर, ओके सर। तो ये भूल गए हैं तुम किस कॉलेज से हो? सर मैं बाहर से हूँ, यहाँ से क्वींस यूनिवर्सिटी है मेरे कॉलेज का नाम। अच्छा, बाहर में तो तुम अब्रॉड से पढ़े हो, तुम इंडिया से नहीं पढ़े हो? नहीं, इंडिया से नहीं सर। तुम्हारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है राइट? नहीं सर, एरोस्पेस ही है। एरोस्पेस ही है, ओके ठीक है। सर जो आपकी प्रोपल्जन वाली जो सारी पूरी सीरीज है, उसको मैं जब देख रहा था, तो उसमें आपने वहाँ पे डे जो 14 वाला था, उसमें आपने उसमें बताया है कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग द एंट्रोपी केस, और जब हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर वो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, स्टैटिक एंड डायनामिक चेंज हो सकता है। स्टैटिक एंड डायनामिक चेंज होगा, बट टोटल कांस्टेंट रहेगा। तो सर उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट ये है कि हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट बिकॉज इफ स्टैटिक इज चेंजिंग देन डायनामिक इज कंपेंसेटिंग फॉर द चेंज? हाँ, हम समझाते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, जब हम थर्मोडायनामिक्स में के शुरुआती डेज में ये चीज समझा रहे थे कि स्टैटिक प्रेशर का फिजिकल फील क्या होता है, डायनामिक का फिजिकल फील क्या होता है, वहां से ये कॉन्सेप्ट एक बार हम रिकॉल करवाते हैं तुमको। देखो होता क्या है, इमेजिन करो कि एक पाइप है और उस पाइप में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1000 जी। तो ये मतलब ऐसे समझो कि हम उस पाइप में नहीं, इसको ऐसे समझते हैं, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब तुम उस फ्लो का एक 3D मॉडल तैयार कर लो कि चलो फ्लो हो रहा है। अब उसके बाद उसको तुम फ्रीज कर दो, मतलब एक फोटो ले लो उसकी। अब उसको पाइप को कट करो किसी क्रॉस सेक्शन पे जाकर के, तो तुम ये पाओगे कि अगर उस क्रॉस सेक्शन पर तुमको 1000 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो चलो इसका 3D एनिमेशन बनाते हैं। मतलब मान लो पाइप का कलर ब्लू कर दो और जो डॉट्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं, उनको तुम रेड कर दो। तो तुम ये पाओगे कि जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं 1000, उस क्रॉस सेक्शन पे, पूरे पाइप में तो काफी सारे हैं लेकिन उस क्रॉस सेक्शन पे 1000 है, तो उसमें से लगभग चलो मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो दीवार, जो पाइप का जो वॉल है ना, दीवार बोलते हैं उसको, उस पर चिपके हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो जो 100 मॉलिक्यूल जो दीवार पे चिपके हुए हैं, वो दीवार पे हिट कर रहे थे जिस समय हम लोग फोटो लिए, ठीक है, जिस समय फ्रीज किए उसको हिट कर रहे थे। और बाकी जो 900 बचे हुए हैं वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, मतलब वो फ्लो में थे। मतलब जो फिजिकल फ्लो हो रहा था वो 900 मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा था, और जो दीवार पे प्रेशर पड़ रहा था वो 100 मतलब 100 मॉलिक्यूल्स से पड़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टैटिक प्रेशर हुआ 100 की वजह से, और उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये हम लोग एरोस्पेस में नहीं पढ़ते, ये है थर्मोडायनामिक्स का काम।
और जो फ्लो हो रहा था वो 900 की वजह से हो रहा था, तो उनकी डेंसिटी कितनी थी, उनकी वेलोसिटी कितनी थी, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरोस्पेस में हाफ रो स्क्वायर से। हाँ जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये डेटा रहेगा कि डायनामिक प्रेशर कितना है, स्टैटिक प्रेशर कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो उस क्रॉस सेक्शन पे टोटल प्रेशर निकल जाएगा। हाँ अब होता क्या है कि अगर हम लोग आइसेंट्रोपिक फ्लो कंसीडर करते हैं, तो आइसेंट्रोपिक फ्लो का ये मतलब है कि उसमें, उस पाइप में न तो किसी तरह का एनर्जी ट्रांसफर था, ना ही किसी तरह का फ्रिक्शन प्रेजेंट था। जी जी, क्योंकि रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक दोनों मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब हम उसमें ये दोनों चीज को कंसिडर कर लिए, तो अब देखो एडियाबैटिक कर दिए, तो एडियाबैटिक का ये मतलब हुआ कि किसी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है हीट की वजह से चेंज नहीं हुई है। एडियाबैटिक का मतलब सिर्फ हीट होता है, वर्क ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो हीट की वजह से उसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं उसमें फ्रिक्शन। जरा देखो, फ्रिक्शन की वजह से, अब जैसे मान लो ना कि तुम साइकिल चलाओ, तो अगर हवा सामने से आती है तो हवा तुमको रोकती है, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और अगर हवा पीछे से आती है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, ठीक है जी, हाँ। अब इसको हम लोग फ्रिक्शन ना बोल करके थोड़ा सा और बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। हाँ यस सर, ड्रैग हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रैग ले दे करके जो फ्लूइड में फ्रिक्शन हो रहा होता है वो कॉज बनता है पूरे मॉलिक्यूल के मोशन को अफेक्ट करने का। मोशन, ठीक है ना। तो मतलब तुम यहाँ पे ये समझ पा रहे हो। अब जरा समझना कि अगर फ्लो की वेलोसिटी कम होगी, इसका ये मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी जो दीवार को हिट करेंगे। तो इसका मतलब अगर डायनामिक प्रेशर कम हो रहा है तो स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जी, स्टैटिक इंक्रीज हो गया, ओवरऑल वही रहेगा। हाँ, टोटल वही रहेगा। अब टोटल वही रहेगा, ये कैसे पता कि टोटल वही रहेगा? इसी की तो रिसर्च की जाती है, यही तो बर्नौली बताए थे हम लोगों को कि भैया टोटल आपका नहीं डिस्टर्ब होगा, टोटल आपका वही रहेगा। तो ये टोटल वही रहेगा एंड समथिंग इज कंपेंसेटिंग फॉर दैट, क्योंकि हम उसको उस सेक्शन पे जब भी कट कर रहे हैं, हाँ, तो क्रॉस सेक्शन पर जब स्टडी हो रही है ना, तो हम क्रॉस सेक्शन पर ये समझ पा रहे हैं कि ठीक है। अब मान लो, जरा इसका उल्टा समझते हैं, मान लो कि फ्लो स्लो डाउन हो गया, तो अगर फ्लो स्लो डाउन हो गया तो मॉलिक्यूल्स का ये नेचर होता है कि वो ना रैंडम मोशन करते हैं, तो वो रैंडम मोशन करेंगे तो अब वो स्लो हो गए हैं तो उनमें रैंडम प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। जब वो मोशन में होते हैं ना तो वो अलाइन होते हैं, समझ पा रहे हो? जब वो मोशन होते हैं तो वो अलाइन होते हैं। हाँ, वो एक दिशा के लिए अलाइन होते हैं, चलो सबको इधर चलना है। जैसे कि अब जब शादी में जाओ तुम लोग, ठीक है, तो शादी में जहां पे बारात घुस रहा होता है, बाराती घुस रहे होते हैं, वो सारे के सारे बाराती एक ही दिशा में घुस रहे होते हैं, लेकिन जब वो अंदर घुस जाते हैं तो फिर वो अलाइन नहीं होते। कोई गुलाब जामुन के स्टॉल पे कूदा, कोई कोल्ड ड्रिंक पीने चला गया, मतलब रैंडम हो जाते हैं सारे के सारे, तो वो लोग स्टॉल को हिट करने लगते हैं। ऐसे ही है, अगर फ्लो अलाइन है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दिशा में मोशन करेंगे। अब जरा इमेजिन करो कि अगर तुम सारे मॉलिक्यूल्स को बोलो कि भैया चलो सबके सब मोशन में आ जाओ, सबके सब फ्लो करो, तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा जो स्टैटिक प्रेशर लगाएगा। करेक्ट? यस सर, यस सर। तो उस कंडीशन में, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है, तुम सारे मॉलिक्यूल को रोक सकते हो। यस, ठीक है। जैसे कप में अगर चाय रखी हुई है तो सारे मॉलिक्यूल्स चुपचाप पड़े रहेंगे और वो क्या करेंगे, वो जाके दीवार को हिट करेंगे। लेकिन यहां भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सारे मॉलिक्यूल दीवार पर एक टाइम में नहीं पहुंचते हैं, नहीं तो तुम्हारी पूरी चाय दीवार पर होती, बीच में नहीं होती। यस जी सर। हाँ, वो आपने चाय का एग्जांपल काफी पहले वाली वीडियो में बताया कि हाँ, हमें पता करना है तो हम होल भी करके देख सकते हैं तो वो फ्लो करेगा। हाँ, और अगर हमको चेक करना चाहते हैं कि दीवार पे हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब जैसे जरा इमेजिन करो कि जैसे हम लोग जब फोटो वोटो खिंचवाते हैं ना, सेल्फी वेल्फी कुछ ऐसे लेते हैं, तो हम लोग कुछ कुछ पोजेस में दीवार पे खड़े होकर पैर मुड़ के दीवार पे पीठ लगा के खड़े हो जाते हैं। तो तुम दीवार पे पीठ लगाए हो कि नहीं, इसके लिए तुमको दीवार हटा के देखना पड़ेगा। अगर तुम दीवार पे पीठ लगा के दीवार पे भार देके प्रेशर देके खड़े थे, फोटो खिंचा रहे थे और अचानक दीवार गिर जाए तो तुम गिर जाओगे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब कि हाँ, तुम दीवार पे प्रेशर लगाए हुए थे। तो इस चीज को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। तुम अब देखो यहाँ पे एंट्रोपी घुसाओ बीच में। एंट्रोपी क्या पता करती है? एंट्रोपी ये पता करती है, हाँ, कि जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो में मतलब कितनी रैंडमनेस है भाई। रैंडम मतलब रैंडमनेस जो है वो क्या पैदा करता है? डिसऑर्डर पैदा करता है।
मतलब जितना रैंडम काम होगा उसमें उतना ज्यादा डिसऑर्डर होगा ना। अब डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि तुम इधर भागो हम उधर भागे। डिसऑर्डर तो जो होता है वो इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब हम लोग एरोस्पेस में ये चाहते हैं कि मेरा फ्लो प्रॉपर तरीके से हो, अगर फ्लो वैसे नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये डिसऑर्डर है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिसऑर्डर का अलग मतलब हो सकता है। मतलब जो प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो या जिस कॉन्सेप्ट को तुम समझ रहे हो उसमें कौन कौन सी की फीचर्स हैं वो वैसे नहीं काम कर रहे तो डिसऑर्डर है। If something is not going beside by me, then हाँ I can हाँ consider हाँ it. हाँ हाँ, मतलब जो हमारा थ्योरेटिकल आइडिया था प्रैक्टिकल में वैसा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल में हमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ कम मिल रहा है, कुछ ज्यादा मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। उसी को हम बोलते हैं यार डिसऑर्डर है। उसी डिसऑर्डर को हम लोग मेजर करेंगे, उसी के लिए एंट्रोपी है। तो अब एंट्रोपी का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मतलब डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो थ्योरी की बात अभी हम किए हैं वो थ्योरी काम नहीं करेगी। इसका मतलब टोटल प्रेशर घटेगा, टोटल प्रेशर घट जाएगा अगर सिस्टम में डिसऑर्डर है तो। मतलब अभी जो लॉजिक हम लोग डिस्कस किए हैं ना स्टैटिक और डायनामिक का, वो मैच नहीं कर पाएगा फिर। अगर कुछ भी एंट्रोपी है, देन टोटल प्रेशर विल डिक्रीज। नहीं नहीं सुनो, एंट्रोपी है नहीं बोलते इसको, होता चेंज क्या इन है। एंट्रोपी, हाँ हाँ, चेंज सॉरी, इन एंट्रोपी बोलते हैं। अगर एंट्रोपी तो चेंज इन होगी, एंट्रोपी, सॉरी। हाँ मतलब इसका सीधा मतलब हुआ कि हम लोग जो शुरू में डिस्कशन किए हैं उसमें हम लोग आइसेंट्रोपिक मान लिए थे, तभी ये कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा। अगर तुम उसको आइसेंट्रोपिक नहीं मानते हो, बोलते हो कि नहीं एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है, तो भाई उस केस में मतलब तुम्हारा टोटल प्रेशर घटेगा ही घटेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल प्रेशर घटा है तो स्टैटिक प्रेशर भी कहीं ना कहीं लूज हुआ है, डायनामिक भी कहीं ना कहीं लूज हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है। जी जी सर। ठीक है, तो उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है, वो हायर लेवल हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस गैस डायनामिक्स। वो मास्टर्स और पीएचडी में पढ़ी जाती है। और उसको पढ़ना होगा तो मेरे पास उसके कुछ सोर्सेज हैं, तुम वहां से उसको कवर कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा पढ़ के, और बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। लेकिन उसमें थर्मोडायनामिक्स का पीक पता होना चाहिए, तो टाइम वेस्ट होगा। तो उधर अभी मत जाओ, अभी गेट के लिए कवर करो। जी सर, अभी मैं खाली इसी के लिए, बिकॉज हाँ, अभी मतलब जितना तुम्हारा जरूरी नेक्स्ट है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन होगा कि सर अगर इरिवर्सिबिलिटी हो जाए सिस्टम में, तो जो टोटल प्रेशर घटा है आखिर वो कहाँ गया है घट करके। वो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट हुआ होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो आखिर वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर हम तुमको देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब तुम्हारी रैंक तुम टॉप 50 में मार दोगे। अगर तुमने रैंक टॉप 50 में लाए तो हम तुमको ये चीज एकदम आराम से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ऐसी सी बातें हैं जो हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं जिनके साथ हमारा मजा आ जाता है। तो तुम टॉप 50 में रैंक लाओ, फिर तुमको कुछ और भी बातें बता के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे तुमको, ठीक है। जरूर सर। हाँ, बहुत सारे बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं, हर साल बताना चाहते हैं कि जो सीएल की वैल्यू होती है ये डेसिमल में क्यों होती है, इतनी कम क्यों होती है। और हम लोग जब लिफ्ट से काम कर सकते हैं तो हम लोग सीएल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बहुत सारे टीचर्स और बुक्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो लिफ्ट की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, तो कंप्यूटर में उसकी नंबर ज्यादा होते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो सीएल का यूज करते हैं। मतलब उल्टा पुल्टा कुछ बताते रहते हैं, तो उसको तुम एक्सप्लेन करेंगे। अभी अभी जो तुम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। इस पर सोचना कि जो तुम्हारा टोटल प्रेशर घटता है, देखो दो 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 तरीके होते हैं। एक टोटल प्रेशर तुम्हारा चेंज हो रहा होता है जो हीट ट्रांसफर की वजह से हो रहा होता है, और दूसरा टोटल प्रेशर तुम्हारा चेंज हो रहा होता है जो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हो रहा होता है। तो जो तुम्हारे पास फॉर्मूले होते हैं एंट्रोपी चेंज होने के, उस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला कब काम आएगा, कौन सा फॉर्मूला कब काम आएगा। इरिवर्सिबिलिटी वाले केस में कौन सा फॉर्मूला काम आएगा एंट्रोपी चेंज निकालने में, और अगर हीट ट्रांसफर की वजह से हो रहा है तब कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। तो क्या दोनों फॉर्मूले कहीं ना कहीं जाके एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या दोनों की वैल्यू ऐड करनी होगी हमको टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए। तुम मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो। एक बार प्लीज सर रिपीट कर दीजिए। शुरुआत का मैं गेटअप कर रहा था कि देखो, जब टोटल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जब चेंज हो रहा है। ठीक है, टोटल प्रेशर बदलने के कई सारे कॉजेज होते हैं, उसमें से एरोस्पेस डिपार्टमेंट में दो कॉज पे फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारे से वही का मतलब है। एक है कि तुम्हारा एंट्रोपी जो चेंज हो रहा है वो हीट ट्रांसफर की वजह से भी चेंज हो सकता है, और एक इरिवर्सिबिलिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है एंट्रोपी। तो टोटल प्रेशर देखो, अगर कहीं भी टोटल प्रेशर चेंज हुआ है तो उसमें एंट्रोपी निकल जाएगी पक्का। तो वो एंट्रोपी हम किस वजह से निकालेंगे, हीट ट्रांसफर वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और
अगर इरिवर्सिबिलिटी वाला है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मतलब टोटल प्रेशर तो चेंज होगा इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए एंट्रोपी निकालने का? इसको हम थर्मो में एक्सप्लेन किए हैं। अब तुम वो एक ई टू द पावर आपने फॉर्मूला बताया है जो टोटल प्रेशर का था आफ्टर नॉर्मल, जब आप शॉकवेव। वेरी गुड तुम पकड़ लिए वो बात, ठीक है, वहां से तुम निकाल लोगे। वेरी गुड। अब अगर टोटल प्रेशर तुम्हारा हीट ट्रांसफर की वजह से चेंज हो रहा है, वहां पे कैसे एंट्रोपी निकालोगे? देयर इज सम फॉर्मूला बट सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब जब नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी अप्रोच करोगे ना, तो ये चीज तब तुमको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ यार ये चीज मिस हुआ था। और तुमको पता है यही चीज हम लोग पढ़ लेते हैं थर्मो में सेकंड लॉ के टाइम पे, तो मतलब ये थर्मो में पढ़ाया गया ऑलरेडी। तो उस समय टोटल प्रेशर को एंट्रोपी चेंज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर के हिसाब से निकलता है। वो अब तुमको याद है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? डेल एस इज इक्वल टू dq by t। हाँ यस सर ये तो काफी पहले वाले ही लेक्चर में आपने बता दिया था, इनिशियल लेक्चर्स में था ये। यस, इनिशियल वाले में जब गैस डायनामिक्स शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ यस सर, dq upon यस। तुम्हें पढ़ने मजा आ रहा है ना? हाँ सर, एक अभी आपने बताया है तो उससे एक चीज बस मुझे और पूछनी है, बहुत ही छोटी सी है। जो आपका मैं कल एक्चुअली सर देख रहा था, डे है 18th लेक्चर का, उसमें कुछ सब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सारा कुछ समझ में आ रहा था जो जहाँ आपने एक्सप्लेन किया है पूरा नॉर्मल शॉक वेव एंड ऑल। बट एक न्यूमेरिकल आपने लिया है, उसका ड्यूरेशन है 50 आई गेस सर। अच्छा, वो वैसे हमको याद नहीं आ पाएगा, तुम न्यूमेरिकल बताओ हमको। कोई इशू नहीं है सर, वो मैं न्यूमेरिकल मेरा आंसर आ गया, बट थोड़ा सा अलग आया है उसमें, क्योंकि जैसे आप वहां पे कर देते हैं तो मैं थोड़ा पॉज करके मैं उसको खुद भी मैं सॉल्व करता हूँ। वेरी गुड उसमें हो जाते हैं बिकॉज आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि इसके बाद से आपने जो भी न्यूमेरिकल पूछा है वहां पे आइसेंट्रोपिक में पहले आपने ये वाला जो फॉर्मूला दिया था टोटल प्रेशर का P नॉट अपॉन P का, उसमें 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 m का स्क्वायर आता है, और होल पावर। जी सर, होल पावर आता है। इस न्यूमेरिकल के पहले तक वो पूरा सेम फॉर्मूला यूज हुआ है जहां पर होल पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, बट इसमें नहीं हुआ है। तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? नहीं, तो वो फिर मिस हुआ है ना, वो फिर भूल गए हम लोग, वो गलती है इसका मतलब। वो फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं, असल में देखो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूले को पूरा नहीं लिखते, हम कहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वैसा हाँ, आपने बोला है आइसेंट्रोपिक लगेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो बच्चों को बाय डिफॉल्ट पता होता है कि चलो ठीक है वहां पे वो रहेगा, तो वो फॉर्मूले का मतलब पूरा नहीं लिखने का मिस्टेक है, ठीक है। ओके, एंड लास्ट वन थिंग है सर, जब हम शॉकवेव अकर हो रही है उससे पहले का हम देख रहे हैं कि हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने ले लिया है, एंड बिकॉज तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं अपना P1 निकालने के लिए, और अगर P दिया है तो P नॉट यानी कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए। बट जैसे ही शॉकवेव के अक्रॉस हम जाते हैं उसके बाद भी हम आपने कहा है कि हम यूज कर सकते हैं। सो जस्ट मुझे सर ये जानना था कि जब हम शॉकवेव इज अ वेरी थिन लेयर, समझ गया। शायद तुम ये पूछना चाहते हो कि सर शॉकवेव तो रिवर्सिबल है, सॉरी शॉकवेव तो रिवर्सिबिलिटी देता है, सॉरी मतलब शॉकवेव तो इरिवर्सिबल है। जी बिल्कुल, तो फिर वो फॉर्मूला कैसे लग सकता है? उसके बाद कैसे लग सकता है? करेक्ट, हम तुम्हारी बात समझ गए। देखो ये बहुत अच्छा डाउट पूछ रहे हो, ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई डाउट पूछता ही है, अच्छे बच्चे ऐसा डाउट पूछते हैं। देखो इसमें क्या करना होता है ना कि हम लोग जो P नॉट बाई P का फॉर्मूला मैक नंबर के फॉर्म में लगाते हैं, वो ना एक सेक्शन पे लगता है, समझ रहे हो? मतलब कि नॉर्मल शॉकवेव के पहले मैक नंबर कुछ होगा, तो हर सेक्शन पे कुछ ना कुछ मैक नंबर होगा ही होगा, तो हर सेक्शन पे P नॉट और P का रिलेशन बन सकता है। शॉकवेव के बाद भी मैक नंबर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है भैया, सेक्शन पे तो लगा ही सकते हैं P नॉट बाई P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि दो शॉकवेव के इधर की प्रॉपर्टी और शॉकवेव के उधर की प्रॉपर्टी को आपस में कैसे जोड़ा जाएगा। इसीलिए हमारे पास रिलेशन होता है नॉर्मल शॉकवेव का, जो स्टैटिक प्रेशर P2 होता है और स्टैटिक प्रेशर P1 होता है, उसको आपस में कैसे जोड़ा जाता है। तो उसका P2 पे P1 हाँ, उसका नॉर्मल शॉकवेव के सारे रिलेशन याद करने पड़ेंगे।
ठीक है जी सर, मैंने नोट कर लिया है सारा। हाँ वेरी गुड। नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी उससे सुंदर ना दिखे। हाँ नोट्स एकदम सुंदर बनाओ, लड़कियों के टाइप नोट्स बनाओ ना, जैसे नहीं देखते हो लड़कियां कैसे नोट्स बनाती हैं, 4-5 तरह का पेन यूज करती हैं, पिंक कलर, ग्रीन कलर, क्या क्या, एकदम येलो कलर, वैसे ले आओ पेन तुम भी खरीद के, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। और एग्जाम के टाइम में कोई काम नहीं आता, टीचर भी काम नहीं आता, एग्जाम के टाइम में नोट्स काम आते हैं। हालांकि हम तो तुम्हारे साथ एग्जाम के लास्ट आवर तक रहेंगे, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सनल सपोर्ट के लिए नोट्स बना के रखो अच्छा सा। हाँ सर, ये रिवीजन के लिए यही, क्योंकि बार बार वीडियो खोलने में भी टाइम लगता है, तो ये बहुत जरूरी होता है। हाँ 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 यही मुझे सर परेशान कर रहा था कि क्यों हम बाद में भी लगा सकते हैं, विच मीन्स कि वी आर कंसिडरिंग द प्रोसेस अक्रॉस द शॉकवेव। हाँ समझ गए। हाँ तुम्हारा नहीं आइसेंट्रोपिक कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग। सॉरी आइसेंट्रोपिक मैं कह रहा हूँ। हाँ ये आइसेंट्रोपिक नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। देखो बात यही है कि दुनिया में कोई भी शॉकवेव ले लो वो इरिवर्सिबल होता है। तो शॉकवेव जब भी हमारा फ्लो जंप करता है शॉकवेव को, मतलब जंप मतलब इस साइड से उस साइड जाता है शॉकवेव के, तो टोटल प्रेशर जबरदस्त घट जाता है। टोटल प्रेशर घट जाता है, तो टोटल प्रेशर घटेगा तो वहां पे एंट्रोपी आएगी ना। बिल्कुल आएगी सर। तो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी निकालने का जुगाड़ मेरे पास है, वो P01 P02 और ये एंट्रोपी वाला लगा देंगे, E/R। जी सर। हाँ तो उससे डिलेस निकल जाएगा। तो लेकिन वो तो सिर्फ P01 और P02 का समझ में आया। लेकिन अब बात समझो, अगर कोई पाइप है जिसमें एक जगह पे शॉकवेव बन चुकी है, तो उसके लेफ्ट साइड में हमारा P0 कहीं चेंज नहीं होगा, उसके राइट साइड में P0 कहीं चेंज नहीं होगा, लेकिन शॉकवेव को क्रॉस करते हैं वो चेंज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो दैट इज द रीजन वेयर एक्शन इज हैपनिंग। हाँ तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पाइप में कहीं पर शॉकवेव है तो उसके लेफ्ट को अगर समझो, तो उसके लेफ्ट साइड में स्टैटिक प्रेशर चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, स्टैटिक प्रेशर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो क्रॉस सेक्शन कैसा लिया गया है, मतलब कन्वर्जेंट क्रॉस सेक्शन है, डाइवर्जेंट क्रॉस सेक्शन है, उसके हिसाब से वेलोसिटी बदलेगी, उसके हिसाब से हमारा स्टैटिक प्रॉपर्टी बदलेगा, है ना। ठीक दाहिने साइड में मतलब राइट साइड में वही होगा, अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसा है उसके हिसाब से वेलोसिटी बदलेगी, उसके हिसाब से हमारा स्टैटिक प्रेशर बदलेगा। लेकिन बर्नौली आपसे ये कहते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक जोड़ो तो वो हर जगह बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारे पाइप में, जरा बात को समझना, जहां पर नॉर्मल शॉक वेव है वहां तो रिवर्सिबिलिटी है ही है, तो वहां तो टोटल प्रेशर मैच नहीं करेगा इस पार उस पार का। लेकिन पाइप में, पूरे के पूरे पाइप में अगर तुम बोलते हो कि आइसेंट्रोपिक फ्लो है, तो इसका मतलब हर जगह लेफ्ट साइड में P0 बराबर रहेगा और हर जगह राइट साइड में P0 बराबर रहेगा, लेकिन P0 लेफ्ट और राइट के बराबर नहीं रहेंगे। दैट इज राइट सर। अभी आप कह रहे थे मुझे, ये जब आप समझा रहे थे, वन थिंग इज स्ट्राइकिंग, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं अरे तुम पागल हो क्या, हम पूरे फ्री हैं। देखो जिसका डाउट सेशन होता है उसको हम पूरा टाइम देते हैं। तुम्हारा ये सेशन है, तुम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटे लो, 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, लेकिन पूरा समझ के ही जाना है। और एक ऐसे मत बोलो कि सर लास्ट क्वेश्चन। तुम पूरा फ्रीडम में हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम CL में पढ़ते हो, यही तो तुम्हारा प्रिविलेज है, समझे। और यही मेरा प्लस पॉइंट है, यही मेरा स्ट्रेंथ है कि हम बच्चों को पर्सनल लेवल पे पूरा सपोर्ट करते हैं। जी सर। हाँ चलो आराम से। ये अभी आपने कहा कि जो ये वैसे मुझे समझ में आ गया है, बट जब आपने ये कहा कि बर्नौली ये कहते हैं कि हमारा स्टैटिक जो है इंक्रीज कर भी जाएगा, बट हमारा जो P0 रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, समथिंग इज स्ट्राइकिंग। क्योंकि आपने शुरुआती लेक्चर में और इसमें बीच में भी कई बार कहा है आपने, जो बर्नौली का जो इक्वेशन है वो हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए करते हैं। एंड मैं पढ़ रहा था सर, वहां पर मैंने एक्चुअली इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। तुम क्या कहना चाहते हो? देखो बर्नौली का इक्वेशन कंप्रेसिबल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब जरा बात को समझना, बर्नौली का इक्वेशन कंप्रेसिबल के लिए तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो, लेकिन कहां वो तुम देख नहीं पा रहे, बता रहे कहां पे। देखो P0/P है और राइट साइड में मैक नंबर का फॉर्म है। यही वो इक्वेशन है जो तुमको ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो यूज करते हो तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में स्टैटिक प्रेशर डायनामिक प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर दे देता है, ठीक है। P + ½ ρv² इज इक्वल टू P0। लेकिन ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि कंप्रेसिबल में भी यूज हो और हमको स्टैटिक और वो दे दे, तो वो इक्वेशन ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। P0/P इज इक्वल टू 1 + गामा ये m² वाला, which means we are taking the accountability of compression into this into Mach number, in terms of Mach number।
इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर। हाँ, क्योंकि मैक नंबर ही वो फैक्टर है जो अगर 0.3 से ऊपर हुआ तो कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। यस 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 सर, ये भी आपने बताया है उसमें। हाँ, तो ये असल में क्या होता है ना, जब जिस समय तुम लेक्चर देख रहे होते हो उस समय कई सारे डाउट्स नहीं आते हैं। हाँ जी हाँ, सर। वो जब पर्सनल लेवल पे बात होती है तो डाउट्स आते हैं। तो ये वहां पे है कि अगर बर्नौली इक्वेशन को हम लोग कंप्रेसिबल फॉर्म में लगाएं, अब इसकी इसकी प्रूविंग होती है। तो इसकी एक तो प्रूविंग होती है जो कि हम लोग पहले टी नॉट बाई टी वाली प्रूविंग कर लेते हैं, फिर उसके पावर में सिर्फ गामा डाल देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है टी नॉट पी वाली। और इसकी एक मतलब प्रूविंग होती है जहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग बर्नौली इक्वेशन को कंप्रेसिबल फॉर्म में लिखें तो वो और कैसे दिखेगा। जैसे हर इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे बात हो रही है। जैसे अगर मान लो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को तुम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो वो कुछ और दिखेगा, इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे वो कुछ और दिखेगा, लॉगरिथम में कुछ और दिखता है, और जब तुम उसको यूज करते हो बेसिक क्वेश्चंस में तो वो एकदम सिंपल सा दिखता है, m डॉट इज इक्वल टू रो ए वी। यस सर। हाँ हाँ, तो ऐसे ही किसी भी इक्वेशन के लिखने के तरीके होते हैं। तो तुम जो कंफ्यूज अभी थोड़ी देर पहले हुए थे कि बर्नौली इक्वेशन कंप्रेसिबल फॉर्म, तो यहाँ पर जो पी नॉट बाई वी का इक्वेशन डाला जा रहा है उसको हम लोग कंप्रेसिबल इक्वेशन बोल देते हैं। मतलब कंप्रेसिबल फ्लो इक्वेशन लगा दो। मतलब टीचर जो तुमसे बात करेगा ना वो तुमसे मतलब शो ऑफ में बात करेंगे ना हम लोग। तो अब तुम तो बच्चे हो, हम तो टीचर हैं, तो हमको शो ऑफ करना है तो हम बोलेंगे ऐसा करो हर्ष, तुम कंप्रेसिबल इक्वेशन लगा दो। अब बच्चा कंफ्यूज कि यार कौन सा इक्वेशन लगाएं, तो फिर उसको डांट पड़ेगी, तो फिर वो समझ जाएगा अच्छा ठीक है कंप्रेसिबल इक्वेशन को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मैक नंबर है यहाँ पे, और पक्का जब तुम इक्वेशन लगाओगे मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से ज्यादा ही रहेगी उसमें। हाँ, अरे यार सच बता रहे हैं, पता है गैस डायनामिक्स ऐसा रस्सेदार सब्जेक्ट है ना, समझ रहे हो, मजा आ जाता है। जैसे सब्जी होती है ना, एक सूखी सब्जी होती है, एक रस्सेदार सब्जी होती है, गैस डायनामिक्स वैसा सब्जेक्ट है। अगर कोई बढ़िया से पढ़ाने वाला मिल जाए, समझाने वाला मिल जाए ना, मजा आ जाता है। नहीं सर, इसमें काफी अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी और क्लियर कर दे रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज लगेगी। अच्छा ये बताओ तुम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की कि नहीं? एक दो दिए कि नहीं? अभी कुछ नहीं दिए हो? नहीं सर, कहाँ तो चलो बताना था लेकिन मैं भूल गया था। देख चलो कहाँ पर होगा, आपके वेबसाइट पे है ये? हाँ हाँ हाँ, वेबसाइट पे जाना, तुम्हारा वो आईडी वाईडी तो एक्टिव है ना, तो तुम जब भी वेबसाइट ओपन करना जो टॉपिक हो चुकी हैं एक बार गो थ्रू करना वेबसाइट, थोड़ा सा आइडिया लेना उसका भी, कभी फ्री हो तो। जी जी। और जी, जिस दिन टेस्ट सीरीज शुरू करने का मूड होगा उस दिन हमको बता देना। एक टेस्ट सीरीज, डेमो टेस्ट सीरीज फ्री वाली होती है। फिर उसका ये मतलब होता है कि हाँ तुम्हारे सब कुछ एक्टिव है, तुम दे सकते हो, लेकिन एक टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जिसमें तुम समझ पाओगे कि टेस्ट दिया कैसे जाता है। तो जब तुम टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट देने वाले होगे उसके पहले हमको कॉल कर लेना, तो हम तुमको बोल देंगे कि एक स्टूडेंट फॉर डेमो करके टेस्ट सीरीज है, उसमें चले जाना, तो तुम उसका पूरा का पूरा देख पाओगे कि गेट में क्वेश्चन कैसे पूछा। डमी क्वेश्चन है उसमें, डमी क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को दे लेना एक बार, फिर समझोगे कि अच्छा ठीक है ये टेस्ट सीरीज काम कैसे करती है। जैसे गेट में होता है ना एग्जाम पेपर, स्क्रीन उसका जैसा दिखता है, वो फॉर्मेट कैसी कैसी होती है, कैसे बटन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट रहेगा। हाँ बिल्कुल वैसे फॉर्मेट रहेगा। हर बटन को तुम समझ जाओगे किससे क्या काम होता है, किससे क्या काम होता है, तो गेट में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले एक बार डेमो वाले टेस्ट सीरीज दे लेना, उसके बाद जाना उस अपने वाले में टेस्ट सीरीज में, ठीक है? जी सर, मैं उसको चेकआउट करता हूँ। हाँ, वैसे दे सकता हूँ मैं, मुझे लगा था कि शायद बाद में होगा ये। नहीं भैया, टेस्ट सीरीज एक्टिव है हमेशा से, जमाने से। तुम जब जो पोर्शन कंप्लीट करो उसका जाके टेस्ट सीरीज दे लो। तुम्हारे पास टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, ये सब्जेक्ट वाइज है, फुल लेंथ है, तो देखो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ ये सब मत दो, टॉपिक वाइज तुम दे लो। जी सर, हाँ टॉपिक वाइज तो मैं काफी पढ़ चुका हूँ, तो मैं वो हाँ टॉपिक वाइज दे लो। और वैसे भी जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएंगे तो अक्टूबर के बाद हम खुद टेस्ट सीरीज का सेशन चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम तुमको बोलेंगे कि आज के दिन जाओ और ये चीजों को रिवाइज करो और इनके टेस्ट सीरीज दो, और शाम को हम लोग टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, तो तुमको वो सेशन मिस नहीं करना है। तो मतलब जैसे हर बच्चे अलग अलग टाइम पे एडमिशन लेते हैं ना, जैसे तुम लेट एडमिशन लिए हो, जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं तो सबका मैच नहीं करता टेस्ट सीरीज का टाइमिंग। तो अक्टूबर में हम बोलते हैं अपने साइड से कि जो बच्चे मान लो टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, वो अक्टूबर में मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज शुरू करें, और जो ठीक ठाक कर रहे हैं वो अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज देते रहें। और जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे तो तुमको जो टफ क्वेश्चन हैं उसके वीडियो सोल्यूशन वहां मिल जाएंगे, और जो इजी सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन तुमको वहीं मिल जाते हैं, हर चीज के लिखे हुए भी मिल जाते हैं और वीडियो भी मिल जाते हैं।
और उसके बाद जब तुमको नहीं समझ में आएगा कोई सॉल्यूशन तो उसके लिए हम हैं, हमको कॉल करो, हम तुमको क्वेश्चन समझा देंगे कि क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्यों ऐसा लिखा गया है, ठीक है। और अक्टूबर में तो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज कंप्लीट चलेगी। वो सेशन ही होता है पूरा 3 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसमें हम टेस्ट सीरीज खुद करवाते हैं अपने सामने बैठ करके। फिर टेस्ट सीरीज देने के बाद, तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं ना? जी सर। हाँ, वो उसके पहले तक सारा कॉन्सेप्चुअल हो चुका रहेगा और हाँ, उस समय टेस्ट सीरीज ही होगी। हाँ, उस समय सिर्फ टेस्ट सीरीज होगा और उसमें तब तुम टेस्ट सीरीज दोगे तो मेरे टाइम पर तुम टेस्ट सीरीज दोगे। जैसे गेट का जो टाइमिंग होता है उसमें उस टाइम में तुम घुस के टेस्ट सीरीज दोगे। तो टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज देने के बाद तुमको 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर उसमें तुम गो थ्रू करो, कहाँ मिस्टेक हुआ, क्यों नंबर नहीं आया, कहाँ पे मैटर हो रहा है। फिर उसके बाद रात में हम लोग हर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हर क्वेश्चन का नहीं, जिस क्वेश्चन में जिसको डाउट होता है मुझसे पूछ लेते हैं कि चलो बता दो किसी क्वेश्चन में डाउट है। तो जब टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं तो सामने टेस्ट सीरीज अपने स्क्रीन पे हम खोल लेते हैं और उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन 1 में किसको डाउट है, नो सर। 2 में डाउट, नो सर। 3 में डाउट, यस सर, यस सर, यस सर। तो 2-3 बच्चे बोलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर हमको क्वेश्चन 1 में डाउट है, अगर वो अकेला बच्चा है तो भी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। टोटल फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक आने से मतलब है, जितना इनपुट लगेगा। अगर मेरे साइड से 2-4 घंटे एक्स्ट्रा देने से किसी बच्चे की रैंक आ जाती है तो उसको फायदा मिलेगा कि उसको मनचाही आईआईटी मिल जाएगी। तो सही है, सब सही जा रहा है। और तुम डाउट पूछो यार, डाउट पूछोगे तो ही तो मजा आएगा। जितना टाइम अपने स्टूडेंट लोगों से बात करते हैं फोन पे यार, वही असली टाइम होता है मेरे लाइफ का। क्योंकि लेक्चर तो तुम लोग अपने हिसाब से देख ही रहे हो और सारा लाइव क्लास है नहीं कोविड की वजह से। और लाइव क्लास में एक प्रॉब्लम और होती है, हर बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मतलब सामने प्रेजेंट होकर के। लाइव क्लास हम कहाँ चलाएंगे, बैंगलोर में चलाएंगे, चेन्नई में चलाएंगे, नॉर्थ में जाके चलाएंगे, तो सब बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो ऑनलाइन में एडवांटेज रहती है, काफी सारे लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, एडवांटेज है। हाँ, और दूसरी बात ये है ना कि यार लाइव ये जो फोन कॉल वाला सिस्टम है ना, अभी जैसे तुम हमसे बात कर रहे हो, हम उसको डाउट क्लियर कर ही देंगे, तुम्हारा कैसा भी डाउट हो। तो इसका एडवांटेज है। अब लाइव क्लास में ये होता है ना कि तुम आके हमसे पूछोगे कि सर यहाँ पे डाउट है बता दीजिए, तो क्लास पर तुमको डाउट बता ही देंगे। तो सिर्फ एक टेस्ट डेवलप करना है। जैसे होता है ना, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, टेस्ट डेवलप नहीं है, हम पानी पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं। तो ऐसे करके लोग ऑनलाइन क्लास में मजा आ जाएगा और आ ही रहा है तुमको मजा। इट्स नो इशू सर, वो ऑनलाइन का ऐसा कुछ इशू नहीं है, सब ठीक है। मतलब उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं? जी सर, हाँ अभी पेस कम है, मैं बट इंक्रीज कर रहा हूँ। मुझे खुद भी लग रहा है कि काफी थोड़ा सा पेस कम है, बट उसको मुझे इंक्रीज करना है। अच्छा, और एंड ऑफ दिस मंथ काफी कुछ मैं कवर अप करने की सोच रहा हूँ। ठीक है। तो अभी ना सबसे पहले स्ट्रक्चर का जितना लेक्चर हुआ है, जी सर, मैं पैरेलल हूँ बिकॉज एक बार हो जा रहा है तो फिर मैं उसको दोबारा भी देखता हूँ कि व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। वेरी गुड। जो आपने दिया है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड तक सॉल्व कर लिया है, 4th एंड 5th का आपने सॉल्यूशन दे दिया है, बट वो बाद में देखता हूँ मैच करने के लिए। समटाइम्स एक छोटी मिस्टेक्स रहती हैं, जहां पर वो देखने पर क्लियर हो जाती है कि समटाइम्स आई एम नॉट कंसिडरिंग सम नॉर्मल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हाइल डिसॉल्विंग दैट, तो वो भी हो जाता है कि हाँ यहाँ भी गलती हो सकती है। काफी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना है सर। हाँ यार, बहुत ध्यान देना है। और पता है जब हम वीडियो सोल्यूशन अलग से बनाते हैं ना किसी क्वेश्चन का, तो हम ज्यादातर स्टूडेंट्स के मिस्टेक्स को कंसिडर करके बनाते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको पॉइंट आउट कर दें कि देखो तुमसे यहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो मोस्टली वही एरिया ही होता है सर, क्योंकि उस तरफ ही हम लोग करते ही हैं, ध्यान नहीं जाता उधर। हाँ, और देखो गेट में ना तुम ये मान के चलो कि अगर तुमको टॉप 10 में आना है तो तुमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रैपी होते हैं, वो तुमको फंसा देंगे। और वो क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि अगर तुम टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन लगा के आगे बढ़े हो ना लाइफ में, तो तुम उन क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर दोगे। जी सर, जैसे इसमें भी आपने नॉर्मल वाले में अभी मैंने पूरा तो नहीं किया है नॉर्मल शॉकवेव, बट शुरुआती में जब आप समझा रहे थे तो आपने एक क्वेश्चन दिया था, वहां पर मैथ नंबर से ही कैलकुलेशन हो जा रहा था, बट आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, शॉर्ट ट्रैप था वो। हाँ, अच्छा देखो अभी जो 2022 वाला जो चल रहा है, मतलब तुम 22 और 23 बैच को
तुम काउंट होगे कि तुम 22 से प्रिपरेशन शुरू की हो, 23 में एग्जाम दोगे, तो उसको हम लोग 2-2-2-3 बैच बोलते हैं। तो अभी जब तुम्हारा ये हो जाए, तुम जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो, ताकि तुम 2021 से 22 वाला लेक्चर भी पूरा एक बार गो थ्रू करो। अच्छा, वो भी अवेलेबल है सर? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल अवेलेबल है, वो भी सर तुम गो थ्रू करो। हाँ, ये एक्चुअली मैं आपसे पूछने चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार मैं पूरा ये वीडियो देख लूं। जो ड्राइव है उसपे सर हम लोग देख पाते हैं कि 23 तक है, उसके बाद का फिर कैसे देखेंगे? अच्छा देखो, असल में वो क्या हुआ कि 23 के बाद असल में हम अपने होम टाउन आए हुए थे जी। तो मेरे होम टाउन में थोड़ा सा वाईफाई का इशू रहता है, तो वो वीडियोस जो हैं वो वीडियोस यूट्यूब पर हैं। तो वो वीडियोस तुम्हारे मेल पर डे जाती हैं, तुम अपना मेल चेक करोगे तो तुमको दिख जाएगा। जैसे आज तो अगर वहां से एक्सेस हो जाएंगी? हाँ, तो वो वहां से एक्सेस हो जाएंगी, वो यूट्यूब पे हैं। ओके सर। बस ये है कि अभी उनको ड्राइव पे नहीं डाला गया है। तो आज जैसे हम अभी कल बैंगलोर आए थे और आज भी बैंगलोर में हैं, उसके बाद फिर हम चेन्नई चले जाएंगे। तो जब हम चेन्नई चले जाएंगे तो वो सारी की सारी वीडियोस जो मेरे पास हैं उनको हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से फिर से वो कंटेंट तुमको मिल जाएगा। और अभी अगर देखना चाहो तो वो यूट्यूब पे है और उसका लिंक तुम्हारे मेल पर गया हुआ है। नो इश्यू सर, मैं यूट्यूब से देख लूंगा। हाँ, यूट्यूब से देख लेना तुम। जी सर। ठीक है, और डाउट पूछ लो। स्ट्रक्चर में कहाँ डाउट आ रहा है? स्ट्रक्चर इज वेल एंड गुड सर, अभी तो बस वही है, बट जब वो आप पढ़ाएंगे, वो आपने कहा था तब वो एक ही है, बिकॉज मैं एक दो क्वेश्चंस देख रहा था, तो वो थोड़ा सा मुझे बॉदर कर रहा था। और आपका जो पेज 29 में आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इलास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल लिमिट, तो उसमें थोड़ा सा ये डाउट डाल दिया था कि हो सकता है प्रोपोर्शनल लिमिट के खत्म होने के बाद लीनियरिटी शायद खत्म हो ना जाती रहती है। हो। हाँ करेक्ट, वो नहीं रहती है, तो वो थोड़ा सा कर वहां पे टेढ़ा हो जाता है। इसकी क्लास लेना बाकी है हमको। जी जी जी। हाँ, अभी ये मुझे वाली क्लास वही बाकी लग है। रहा था कैसे या तो ये लिनियरिटी खत्म हो जाएगी, हाँ ऐसा नहीं अगर होगा तो फिर क्या रीजन हो सकता है कि क्यों ग्रेटर देन लिखा है यहाँ पर? हाँ 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 हाँ, एक और चीज है, जब 2021 का जैसे जब 22 वाला वीडियो तुम्हारा प्रवचन खत्म हो जाएगा, तो तुम 2021 वाले वीडियोस को ऐसे ही ला के सुनते रहना। उससे नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, नोट्स तो पहले बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनको सुनते रहना, मतलब लेक्चर्स को सुनना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लेक्चर सुनोगे मजा आएगा, क्योंकि एक और चीज है, उस साल का लेक्चर और इस साल का लेक्चर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सिर्फ फॉर्मूले मैच करेंगे, एग्जाम्पल मैच नहीं करेगा और पढ़ाने का तरीका मैच नहीं करेगा। ये नेचुरली होता है मेरे साथ। हम 2014 से 15 में पहला बैच चलाए थे और तब से लेकर के आज तक हर बार अलग तरीका होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का। और बस प्रॉब्लम ये हुई कि पहले के टाइम में ऑनलाइन का उतना लफड़ा नहीं था, इसीलिए पहले के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। और अभी 2021 का लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हुआ है, ऊपर पड़े हुए हैं, जब चाहो तब देख लो। 22 वाला देख ही रहे हो। सर, वो यूट्यूब पे होगा ना? नहीं 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 नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं होते हैं, वो सारे लेक्चर ड्राइव पे होते हैं, लेकिन उसका लिंक आपको नहीं दिया गया होता है। वो लिंक आपको हम तब देंगे जब आपका इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ सर हम उसको देखना चाहते हैं। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, आपका मेल ऐड करना है उस वाले ड्राइव में, वो आप एक्सेस कर लेंगे। ओके सर। हाँ, ये जब हो जाएगा तो फिर हाँ हाँ, जब भी मूड होगा कि सर ये हो गया। असल में देखो प्रॉब्लम ये होती है ना कि बच्चों को उतना टाइम नहीं होता है कि वो इस साल का भी देखें फिर पिछले साल का भी देखें, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि नॉलेज ही मिलेगा। गेट की तैयारी कर रहे हैं तो जितना हो सके एक ही साल लग के करते हैं पूरा। जी सही बात है सर। हाँ, टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे असल में देखो 2.5 घंटे की तो क्लास होती है 3 दिन, फिर उसके बाद 4 दिन फ्री होते हो तो उसमें अपने नोट्स बनाते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ये सब भी करते हो। और वो 4 दिन देखो पता है इस साल तो मतलब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। पिछले साल तो हम बहुत गड़बड़ शेड्यूल कर दिए थे। मतलब पिछली बार हम अल्टरनेट क्लासेस देते थे, ऐसे मंडे को क्लास हुई, फिर ट्यूसडे को नो क्लास, फिर वेडनेसडे को क्लास, फिर थर्सडे को नो क्लास, फिर फ्राइडे को क्लास, ऐसे करके क्लासेस होती थी। और ऐसा हम पिछली बार इसलिए लिए थे क्लास कि बच्चा एक दिन पढ़ेगा, नेक्स्ट डे उसको सॉल्व करेगा। लेकिन मतलब लगभग 80% बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कॉलेजेस होते हैं, वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ना हर दिन मेरे शेड्यूल से टाइम नहीं मिलता था। तो फिर इस साल हम ऐसा किए कि तुम 3 दिन कैसे भी करके क्लास अटेंड कर लो, बाकी 4 दिन तुम मैनेज करना अपना। तो अब वाला शेड्यूल ज्यादा सही है, क्योंकि तुम लोग 4 दिन फ्री होते हो, तो तुम लोग दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जब मन करे वैसे पढ़ लो। जी सर, नहीं ये सही है सर, इसमें एक्चुअली एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। हाँ हाँ हाँ,
3 दिन पढ़ लो, लगातार क्लास कर लो, कंटेंट इकट्ठा कर लो, फिर अपने 4 दिन उसके नोट्स बनाते रहो, नोट को सॉल्व करते रहो। देखो थोड़ा सा एक काम और करना, तुम अगर चाहो तो वीकली एक टेस्ट दे दो, जब जब भी फ्री हो। टेस्ट सारी पड़ी हुई हैं। हाँ सर, मैं ये टॉपिक वाइज देना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज मुझे लगा था शायद ये बाद में ही कर सकते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि अगर दे सकते हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल दे सकते हो। जैसे ही तुम्हारा एडमिशन होता है तुम्हारी टेस्ट सीरीज एक्टिव हो जाती है, और वो सारी टेस्ट सीरीज बन के रखी हुई हैं। तुम जब मन करे जाकर के टेस्ट सीरीज दो, और उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ तुमको मिल जाएगा। मतलब सब कुछ ऑटो मोड पे है। तुमको सिर्फ हमसे कांटेक्ट तब करना है जब तुमको डाउट हो जाए कि सर इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले साल जितनी टेस्ट सीरीज पिछले साल तक रेडी हुई हैं, वो सारे के सारे एरर फ्री हैं। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज बनती थी उन टेस्ट सीरीज को बच्चे देते थे, और उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे रात में। तो कई बार बच्चे कंप्लेन करते थे कि सर इस क्वेश्चन में ये यूनिट गलत हो गया है, ये न्यूट्रल गलत हो गया, तो हम लोग उसको उसी टाइम पे रेक्टिफाई कर देते थे। तो टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी एरर फ्री है, कहीं कोई एरर नहीं है, तो तुम दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, मैं देना शुरू कर देता हूँ अभी। और थोड़ा सा टेस्ट सीरीज दोगे तो फील आएगा कि चलो यार तैयारी थोड़ी हो रही है। हाँ हाँ जी सर, हाँ वो उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, थोड़ा फील आएगा। और तुम देखो एक चीज और बता रहे हैं, अगर तुम 8+ स्कोर कर रहे हो, वो तुम दोगे तो समझ जाओगे हम क्या बोल रहे हैं 8+। अगर तुम 8+ स्कोर कर रहे हो वहां पे, तो मतलब समझ लो कि तुम बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, तुम फाइटर्स में काउंट होगे, मतलब तुम अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। अगर तुम 8 के नीचे 6 तक स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब कि तुमको मेहनत करना है। और अगर तुम 5 से कम स्कोर कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारा पैसा और टाइम और पूरा इनपुट बेकार है। तुम गेट की प्रिपरेशन मत करो, ठीक है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में 5 से कम स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में अक्टूबर नवंबर महीने में वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो बाद में अच्छा कर लेते हैं। तो अरे दिमाग ही तो है यार, पता है एक क्वेश्चन काफी होता है एक पूरे सिलेबस को समझाने के लिए। वो कौन सा क्वेश्चन हिट कर जाता है जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मजा आ जाता है। तो बच्चे बाद में भी इंप्रूव करते हैं, हम ऐसा भी देखें। और तुमको वहां पर, हाँ तुम टेस्ट सीरीज दोगे तो तुमको वहां पर एक परसेंटाइल दिखेगा। वो परसेंटाइल 2007 से 2020 के डेटा पर बेस्ड है। मतलब कि इसका ये मतलब होता है कि जो तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें सबमिट करने के बाद तुमको उसका सॉल्यूशन और तुम्हारी रैंक दिखेगी। वो रैंक तुमको रैंक के फॉर्म में नहीं, परसेंटाइल के फॉर्म में दिखेगा। इसका ये मतलब होता है कि अगर 2007 वाला बैच, 2008 वाला बैच, 2009 वाला बैच, ये लोग अगर इस टेस्ट सीरीज को देते तो तुम वहां पे पूरा मिलाकर कहां स्टैंड करते, मतलब जो पास्ट का डेटा है उसके हिसाब से तुम कहां स्टैंड करते। हाँ, तुम कहां स्टैंड करते, तो वहां पर तुमको अपनी परसेंटाइल दिखने लगेगी। ये काफी अच्छे तरीके से डिजाइन हुआ है। अभी भी टेस्ट सीरीज में काफी कुछ ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करेंगे। जैसे कि हमको कुछ बच्चे हमको एडवाइस किए थे कि सर आप उसमें ये भी ऐड कीजिए कि हम हर क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये फीचर अभी मेरे टेस्ट सीरीज में नहीं है, लेकिन हम इस साल सोच रहे हैं कि इस फीचर को डालें। हालांकि क्योंकि हम इस पर इतना इंपॉर्टेंस मतलब नहीं लग रहा था हमको, क्योंकि फिर बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे कुछ क्वेश्चन ये होता है कि वो बच्चा ना उसको नेचुरल टाइम देता है, और कई बार बच्चे ऐसे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको ना वो बच्चा 7 मिनट दे रहा है नेचुरली, लेकिन उसको प्रेशर पड़ जाएगा, तो हो सकता है वो सोचे ना। तो जो होम टेस्ट सीरीज चल रही होती है, मतलब जो हम लोग टेस्ट सीरीज करवा रहे होते हैं, उस टेस्ट सीरीज में हम ये नहीं चाहते कि आप टेस्ट सीरीज को जल्दी खत्म कीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो उसमें का अच्छा क्वेश्चन था वो आपसे जरूर सॉल्व होना चाहिए था, फिर चाहे वो 10 मिनट लें या 12 मिनट लें। तो अगर हम वो टाइमर उसमें डाल देंगे तो बच्चा ना फिर टेस्ट सीरीज में रैंक के पीछे पड़ जाएगा, फिर वो अच्छे क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा टाइम स्पेंड छोड़ो इसको। लेकिन मेरा इंटेंशन एज ए टीचर ये होता है कि तुम टेस्ट सीरीज में अगर 10 क्वेश्चन हैं तो तुम 9 क्वेश्चन भले मत करो, लेकिन जो क्वेश्चन मतलब आई लव यू वाला क्वेश्चन है ना, उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। यार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तुमको मैं इंजीनियर मानेंगे, तभी मानेंगे तुम गेट तैयारी कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये भी है। तो तुम क्या बोलते हो उसमें टाइमर वाला, तुम्हारा क्या मतलब लगता है कि टाइमर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सर टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है उतना जरूरी है। वाई? बिकॉज सर जैसा कि आपने ये अभी रीजन दिया कि वो थोड़ा सा टेंस देंगे, तो उससे क्या होता है, हाँ उससे क्या होता है ना कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा लगने लगता है कि यार चलो हटते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन में छोड़ देते हैं। मतलब 8 मिनट हो गया और अभी तक हम कहीं पहुंचे ही नहीं इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो बच्चा उस पर सोचेगा नहीं।
Secondly, sir, this is one thing which we should learn to manage by ourselves as well. करेक्ट, क्योंकि गेट में ऐसा नहीं होता। जी। वेरी तो गुड, अगर हमारी आदत पड़ी रहेगी तो वो एक गलत तरीके से इम्पैक्ट शायद कर जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक। क्योंकि अगर तुम्हारी आदत पड़ जाएगी कि तुमको हर क्वेश्चन के सामने दिख रहा है कि तुम्हारा मतलब कैसा परफॉर्मेंस है, तो फिर तुम गेट में देख नहीं पाओगे। सेकेंडली सर, जैसा आपने खुद भी कई बार वीडियोस में कहा है बीच बीच में कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस रिक्वायर जस्ट अ मिनट और मे बी 10 सेकेंड्स, बट सम क्वेश्चन माइट रिक्वायर 3 और 4 मिनट्स। तो वो 3 एंड 4 मिनट्स हम कहाँ से लाएंगे अगर हम जल्दी उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। और अगर ऐसा चीज रहेगी टाइमर वाली, देन वी वुड थिंक कि वी आर वेस्टिंग द टाइम। फिर वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी शायद हम छोटी मोटी कोई मिस्टेक कर दें उसमें। तो सर अभी मतलब आप करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, वो जरूरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि असल में ये एक ऐसी चीज है ना कि ये बच्चे को बर्बाद भी कर सकती है कि यार छोड़ो, हटाओ इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। वो चीज हम नहीं चाहते, क्योंकि सामने जब रन कर रहा होता है टाइम में, तो फिर बच्चा फिर टाइम को फिर ध्यान में लाता है, फिर कॉन्सेप्ट जो आना चाहिए वो फिर कॉन्सेप्ट, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इससे हो सकता है कि 20-25% बच्चे इससे ऑफेंड हो जाएं कि यार टाइमर सामने। हाँ, बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं, अगर किसी को ये चाहिए देन दैट पर्सन कैन डू इज लाइक सर वो ओके, वेरी गुड, ये भी अच्छा आइडिया है। ले सकता है। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है कि वो वहां पे स्टॉपवॉच, अपने खुद का स्टॉपवॉच लगा दे। वो खुद का इसलिए भी लगा सकते हैं सर क्योंकि एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, तो उनको यहाँ पर अपने लगाएंगे अपने लिए, उनको ये पता रहेगा कि इट्स जस्ट फॉर द टेम्पररी पर्पस ओनली। हाँ, और टाइमर तो टेस्ट सीरीज में चल रहा होता है, जो पूरा जो ओवरऑल टाइम होता है। हाँ, ओवरऑल टाइम है सर, वो तो चलेगा, वो इसमें भी रहेगा। हाँ, सो वी शुड लर्न by ourselves only कि how to manage that, how to give what kind of importance to that question। ये तुम बहुत अच्छी बात बताए हो कि ये स्टूडेंट को खुद से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक तरह की प्रैक्टिस हुई कि ये सर हाँ, काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस विच वो अफेक्ट करेगी, ओवरऑल अफेक्ट करेगी। हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छा है सर, मैं आज कोशिश करता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि कर सकता हूँ। हो सकेगा तो आज मैं सर 2 नहीं तो 1 तो मैं दे ही दूंगा। हाँ, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फरवरी 15 डे 1 क्लास से ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो उन सारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चे वो अपना देते आ रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देते आ रहे हैं। तो अक्टूबर के बाद हम उनके क्वेश्चंस को, मतलब टेस्ट सीरीज को रीसेट कर देंगे। तो जब हम रीसेट कर देंगे तो वो सारे बच्चे उन टेस्ट सीरीज को दोबारा देंगे, तो और उनको मजा आएगा, फिर उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव और होंगे। और हम एक चीज और मानते हैं कि अगर आप सेम क्वेश्चंस को कुछ दिन बाद दोबारा लगाते हैं ना, तो आपको या तो वो इजी लगेगा या तो फिर वो सेम लगेगा कि यार नहीं लग पाया, इस बार नहीं लग पाया, तो वो भी आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। Because when we solve a question, we think about it. If you are really solving that question, so when we think about it, we'll get into that. So when we'll get into that, we'll know what kind of concepts are we using or we are not using. और वो अच्छा है, ये जो जब तुम टेस्ट सीरीज में जाओगे तो सारे क्वेश्चंस इतने जबरदस्त हैं, और तुमको पता है ज्यादातर चांस है कि तुम टेस्ट सीरीज में गलत आंसर करोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रैप्स हैं न्यूमेरिकल में यार। तुमको पता है जिस बच्चे को कॉमा का मतलब नहीं पता कि कॉमा कब लगाया जाता है, वो पक्का गलत कर देगा टेस्ट सीरीज। मतलब एक कॉमा लगा रहे और एक कॉमा ना लगा रहे, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे देखो ना, एंड और का असर पड़ता है ना जी, वैसे ही कॉमा से स्टेटमेंट अलग हो जाता है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको पता ही नहीं कि कॉमा का कितना बड़ा रोल होता है एक क्वेश्चन में, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये वाला डेटा इसका था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर उसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको P1 की वैल्यू दी है 30, P2 की वैल्यू दी 50, लेकिन उसमें रिस्पेक्टिवली लिखे ही नहीं, तो जब रिस्पेक्टिवली नहीं लिखे तो तुम P1 की वैल्यू 30 नहीं मान सकते, P2 की वैल्यू 50 नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। तो इसका मतलब अगर तुम बाय डिफॉल्ट P1 30 ले लिए, P2 50 ले लिए, तो तुम्हारा आंसर उसमें दिखेगा, तो तुम उसको सही आंसर टिक कर दोगे, लेकिन उसका आंसर होगा नन। इतनी ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज बनी हुई है, तो तुम दोगे तो तुमको मजा आएगा। बिल्कुल सर, मैं तो तुम थर्मो के शुरू करो ना फिर। हाँ, मैं उसी का मैं सर सोच रहा था। हाँ, थर्मो के शुरू करो।
नॉर्मल शॉकवेव से पहले तक का जो भी रहेगा वो मैं सारा दे देता अच्छा, तुम्हारा नॉर्मल शॉकवेव पूरा हो गया है? हूँ। नहीं सर, अभी नहीं मिडिल पूरा में हुआ है अभी। आज हो जाएगा पूरा, सो है? मिडिल में है अभी। तो एक काम करो, आज नॉर्मल शॉकवेव पूरा करो और पहले नॉर्मल शॉकवेव का ही दे लो। ओके। हाँ, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार बढ़िया टेस्ट है, नहीं है, क्या है, कैसे, या फिर थर्मो का दो। थर्मो का दो भी, तो अच्छा रहेगा, शुरू से जाके दो। जी सर, मैं इसका पहले आज NSW में सोच ही रहा था खत्म कर दूं। याद नहीं आती हैं तो फिर बहुत अजीब लगता है कि क्वेश्चन अगर आता है मैं फिर भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया हुआ है, मैं कल आपका देख रहा था डे 18 का लेक्चर। अभी आपने जब क्वेश्चन पूछा तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में था P2 upon P1 e टू द पावर। अब e टू द पावर में h डेल h कहा, उसके बाद क्या है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। सो वो ये चीजें हैं सर, अब उसको इम्प्रूव करनी है। फॉर्मूला भूल जाता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, तो वो तो याद रखना पड़ेगा। वैसे इसका एक ही उपाय है। जैसे होता क्या है ना कि जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं उस टाइम पे अगर फॉर्मूले की डायरेक्ट डिमांड होती है, जैसे हम तुमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, इससे तुम भूले और तुमको अब वो याद रहेगा कि अच्छा वहां पे ये चीज ध्यान देना है, तो इसका ये ठीक कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, तो वहां पे अगर अचानक डिमांड करता है क्वेश्चन की फॉर्मूला बताओ, तो तुमको अगर फॉर्मूला याद नहीं आता, याद आया तो आधा याद आएगा, वही प्लस माइनस छूटेगा तुमसे, तो फिर वहां पे वो फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से ये इशू सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन हैं वो एरोस्पेस के सारे फॉर्मूले कई बार यूज करते हैं हम लोग उसमें। तो वो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई थिंक सर उसी से ये होगा कि बार बार यूज करूंगा तो हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सेशन चलेगा जिसमें हम फॉर्मूला पूछते हैं बच्चों से, ये सेशन अलग से चलाते हैं इसमें। और इस बार इस सेशन को लंबा करना है। मतलब उस सेशन में जिन बच्चों को लगता है कि यार फॉर्मूला रेडी नहीं है, या जिन बच्चों को लगता है कि हम फॉर्मूला एक बार सर को बता के देखते हैं, ये सेशन हम उनके लिए चलाएंगे। पिछली बार हम ये सेशन को शुरू किए थे, लेकिन थोड़े ही बच्चे आए और उनका वो इंटरेस्ट नहीं लिए। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनका सिलेबस लैग कर रहा था, तो उनको लगता था कि फॉर्मूला सेशन में जाने से अच्छा है अपनी प्रिपरेशन करो। मतलब मेरे पास प्लान है लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो अगर तुम टाइम पर अपना सिलेबस कवर कर लेते हो तो तुम फॉर्मूला सेशन में आके अटेंड करोगे, तो वहां पर हम लोग और सारे ट्रिक्स डेवलप करेंगे कि इस फॉर्मूले में कहाँ मिस्टेक हो सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे तुम क्या करते हो, कोई ना कोई तो ऐसा टाइम होता है जब फॉर्मूला बैठ कर रटना पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रेडी हो गया, अभी फॉर्मूला रेडी नहीं हो रहा, तो उन सारे फॉर्मूलाज को ऐसे कवर करेंगे। क्योंकि जो भी मिस्टेक्स होंगी तुम्हारी, वो मिस्टेक्स को नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जहां से तुम्हारी रैंक लूज होगी। जो 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 टॉपर होता है वो टॉपर इसलिए होता है क्योंकि उससे गलतियां बाकी जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उनसे वो कम गलतियां करता है। टॉप 5 के जो बच्चे होते हैं वो लगभग सब कुछ जानते हैं, बस न्यूमेरिकल मिस्टेक होने की वजह से वो इतिहास में अपना नाम नहीं ला पाते टॉपर के रूप में। तो ये चीज कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो एक ही बार में क्वेश्चन को सही लगाते हैं, उनसे गलती होती ही नहीं है। गजब के बच्चे होते हैं। तुम अपने को कैसे स्टूडेंट मानते हो? सर अभी एज ऑफ दिस मोमेंट तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ही कहूंगा। पहले था मैं काफी तेज था। तुम्हारा 10th क्लास तक कैसे बच्चे थे तुम? मैं सर अच्छा था। मैं चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लेता था। एंड मुझे एक्चुअली मैं 12th तक भी मैं नोट्स बहुत कम बनाता था, बिकॉज थोड़ा फोकस करता था। मैं जो सुनता था वो बहुत जल्दी दिमाग में रह जाता था। वेरी गुड। नोट्स बनाता था बट आधे अधूरे, जिसका मुझे बाद में समझ गए। इसका ये मतलब है कि तुम टेक्निकल पर्सन हो, तुमको कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना है, सर फॉर्मूला बता दीजिए, सर फॉर्मूला बता दीजिए, तो वैसे गेट ही निकलेगा। तुम उस टाइप के बच्चे हो जैसे बच्चे गेट में डेवलप करते हैं, तो तुम अच्छे फाइटर बन सकते हो। अब बस ये है कि देखते हैं जब टेस्ट सीरीज शुरू होता है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो बिल्कुल अच्छी होगी सर, बिकॉज मैं वैसे मैं स्ट्रक्चर्स में लाइंड अप हूँ आपके साथ, बट बाय द एंड ऑफ दिस मे
हालांकि मई का एंड का मैं वेट नहीं करूंगा, प्रोपल्शन इज गोइंग टू एंड। अब आज मैं सर नॉर्मल शॉकवेव खत्म ही कर दूंगा, एंड देन बाय द एंड ऑफ दिस मे I'll be completely lined up with the whole course. Very good, very good. Side by side, I'm doing the differential equations in the engineering mathematics. Very good, very good. एक मैंने काफी पहले तो नहीं कहूंगा, अराउंड जैन में एक थोड़ा सा एक इसके पर्पस के गेट के पर्पस से नहीं, बट आई वाज जस्ट रीडिंग, तो थोड़ा सा मुझे रिवीजन है फ्लाइट मैकेनिक्स का एंड एरो का भी। तो वहां मुझे मेन बेसिकली सर मेरी जो ये है वीकनेस जहां मुझे लग रहा था प्रोपल्शन में है, एंड विच इज गेटिंग बेटर, सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम। मुझे पता नहीं था बट कि मैं दे सकता हूँ अभी भी, मुझे लगा शायद जब टाइम आएगा बाद में जैसा आपने कहा था, तो बट आप जब दे सकते हैं तो मैं बिल्कुल मैं दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। असल में हमको ना ये फॉर्मूला रिवीजन का सेशन ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये एक हफ्ते में हम लोग 2 या 3 बार पूरा एरोस्पेस फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला तुम अपने से रट लोगे जैसे जैसे जहां जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद उस बैच में आओगे तो फटाफट बताओगे फॉर्मूला। हम रैंडम फॉर्मूला ड्रॉप करेंगे, तुमको उसको बोलना होगा कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो ऐसे वो अच्छा रहेगा सर, हाँ, क्योंकि बिकॉज रैंडमली आप पूछेंगे तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज एंड टू रिकॉल। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा थ्योरम पूछ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे पूछ सकते हैं। मतलब उस समय तक आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल हो चुकी होगी, सारे टेस्ट सीरीज खत्म हो चुके होंगे, और अब मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास और होंगे, मतलब आप रेडी होंगे, और उसी में रिवीजन एकदम चपाचप रिवीजन होता रहेगा, मजा ही मजा रहेगा। और उसी बीच मतलब आप देखिए, जब आपका गेट का एग्जाम होगा उस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन पीक पर होनी चाहिए। जैसे मोस्टली क्या होता है, प्रिपरेशन तब पीक पे होती है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एग्जाम के टाइम तक ग्राफ नीचे आ जाता है, उसी को शिफ्ट करना है ताकि एग्जाम के टाइम के दिन मेरा प्रिपरेशन पीक पे होना चाहिए, और आपके माइंड में टायर्डनेस लेवल 0 होना चाहिए। हरी बरी में एग्जाम नहीं देना है, अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देना है, प्रैक्टिस खत्म कर देनी है, अक्टूबर के बाद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है, तभी एग्जाम में तुम रिलैक्स होके एग्जाम दोगे। नहीं तो फिर वही बात होगी, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम बच्चे कैसे देते हैं, रात भर पढ़ते हैं, सुबह जाके छाप के आते हैं। गेट का सिस्टम ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा। हाँ, और जैसा जैसा हम शेड्यूल बनाए हैं वैसे वैसे करते जाओ, सब मजा आ जाएगा। और तुम सबसे पहले ये बताओ, जो अभी इस तरह की जो हम लोग कॉल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, तुम कॉल करके हमसे बात कर रहे हो, ये हेल्पफुल है या नहीं, और ये तुम इससे तुम टची फील करते हो? मतलब मेरा ये मानना है कि ऐसे कॉल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऑब्वियसली सर, एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अगर मैं कभी थोड़ा सा मुझे, अब जैसे मुझे पता भी है कि मैं लैग कर रहा हूँ, देन इस कॉल से थोड़ा सा मुझे अंदर से लगता है कि मुझे और भी जल्दी करना है, बिकॉज पता नहीं, मतलब अंदर से कुछ आता है कि और करना तो है ही, बिल्कुल करना है। हाँ, और हम चाहते हैं कि मतलब बच्चे ना ऐसे ही हमसे कॉल करके बात करें। देखो एक और चीज होती है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अगर तुम हमसे कॉल करके बात नहीं करोगे तो तुम अपने आप को ना थोड़ा सा आइसोलेट बना दोगे धीरे धीरे, और एक दिन आइसोलेट फील करोगे, 2 दिन आइसोलेट फील करोगे, फिर धीरे धीरे आउट ऑफ पैटर्न हो जाओगे तुम। मतलब प्रेशर तो रहेगा कि वीडियो कंप्लीट करना है, तो वैसे नहीं ना प्रिपरेशन होगी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बात कर लिया करो, 2 दिन पे ही सही, 1 दिन पे ही सही। हाँ, ऐसे डाउट से पूछ लिया करो, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाएंगी, और प्रोडक्टिव ही होगा। ये कॉल जो करोगे ये प्रोडक्टिव होगा, इसमें टाइम नहीं खराब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली। हाँ, क्योंकि हम तुमसे कई तरह की बात इस पे करने वाले हैं ना, इधर उधर की बातें हो जाएंगी। ठीक है, 1 घंटे जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो सब का सब प्रोडक्टिव होगा। ठीक है हर्ष, बिल्कुल, बहुत जरूरी। हाँ ठीक है, तो अभी अगर कोई डाउट हो तो उस पर बात करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कभी और बात करते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं थोड़ा और देख लेता हूँ, और देन वैसे तो मैं आपका जब दोबारा देख लेता हूँ तो मेरे 80% मैं कहूँगा डाउट्स क्लियर अप हो जाते हैं, जो फर्स्ट में रहते भी हैं तो वो क्लियर अप हो जाते हैं, बिकॉज मैं सुन नहीं पाता हूँ, या हो सकता है सुन के समझ नहीं पाया हूँ। सो आई ट्राई टू वॉच एटलीस्ट ट्वाइस।
वो सेक्शन पूरा तो मैं नहीं देखता हूँ, बट वो सेक्शन जहां मुझे नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, मैं कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको इसी तरह परेशान करूंगा। हाँ, तुम ऐसे ही परेशान करो, हम परेशान होने के लिए ही हैं, ताकि मतलब देखो, एग्जाम के पहले जितना परेशान करोगे ना, एग्जाम के बाद उतना ही मजा दोगे तुम हमको। जब जानते हो, हम ना अक्सर अपने कुछ बच्चों से जिनसे हम कनेक्ट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं, साला जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन मार्च में आता है रिजल्ट, फिर तुम रिजल्ट हम लोग कैसे देखते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, फैमिली को सामने खड़ी कर दो, मम्मी को या पापा को, मतलब जिनके साथ बहुत ज्यादा लगाव है, दीदी भैया जो भी है, सामने खड़ा कर दो, बोल दो मम्मी आज रिजल्ट आ रहा है, चलो आओ देखते हैं साथ में। अपना पेज खोलो, अपना रोल नंबर डालो, और उसके बाद एंटर मारो। जैसे ही एंटर का बटन दबाओगे, साला सोचो अगर टॉप 50 में रैंक आ गई, मतलब अगर पास में मम्मी पापा खड़े होंगे तो वो लोग तो रोने लगेंगे यार, है कि नहीं? उनको तो बिलीव ही नहीं होगा, साला मेरा बच्चा IITian बन गया, और ये वो लड़का था जो एकदम गधा था। है ना? तो वो मोमेंट याद करो, और जब भी मन ना लगे, डिमोटिवेटेड रहो ना, तो वो लोग यार एंटर मारना है, और ऐसा एंटर मारना है कि एकदम टॉप 10 में रैंक आ जाए साला। और मतलब बिलीव ही ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है रैंक, लिखा हुआ है 100 रैंक लिखा हुआ है, या उनसे 0 प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई क्या? है ना? ये होना चाहिए यार। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। डाउट तो क्लियर हुआ ही, बट एक साइकोलॉजिकल भी बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, हम इसीलिए चाहते हैं तुम लोग बात करो, ताकि तुम लोग कनेक्टेड रहो हमसे, और ये बहुत काम करता है। मतलब तुम साइकोलॉजिकली बंधे रहोगे, और तुमको लगेगा नहीं यार सब कुछ ठीक जा रहा है। और पता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना बहुत जरूरी है अपने पढ़ाई के ऊपर। सिर्फ पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, इससे नहीं काम होगा। मेरे साइड से सब सारे इनपुट्स हैं, सब कुछ अप टू डेट रखेंगे हम लोग। बिल्कुल, जरूर होगा, जरूर। हाँ, और यार इतनी मेहनत करो, इस बार टॉप 10 में रैंक देके जाओ यार, ठीक है? बिल्कुल हाँ सर, यार, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक टॉप 10 में रैंक नहीं आई है यार, मर रहे हैं हम रैंक के लिए। मतलब हमको जरा भी लगता है ना कि ये लड़का काम का है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुमको, बस लग जाओ एकदम। जो भी दिन रात जब भी डाउट पूछोगे, फटाफट फटाफट डाउट, फटाफट डाउट, सब क्लियर कर देंगे। नहीं सर, हो जाएगा, हो जाएगा। बस फिर ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। जी सर। और मंडे को क्लास है रात में, स्ट्रक्चर डे 3, तो आ जाना टाइम पर। जी, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके हर्ष, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।